नमस्ते, मेरा नाम मधुकर है और हम वर्णमाला प्रकरण सीख रहे हैं। वर्णमाला प्रकरण के पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे हमारी संस्कृत वर्णमाला या फिर देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से श्रेष्ठ है। अब हम हमारी वर्णमाला का विस्तार से अभ्यास करने वाले हैं और आज के भाग में हम स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, यह है हमारे संस्कृत वर्णमाला के स्वर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की व्याख्या क्या है। ऊपर स्वरों की व्याख्या लिखी है जो है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वयं विराजमान होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अब इसका मतलब यह है कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरी किसी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि इस एक व्यंजन को देखो, ये व्यंजन कौन सा है? ये है क। लेकिन जब मैं कहता हूँ क, तो इसके साथ साथ क के साथ साथ अ ये ध्वनि भी है। अगर मैंने इस यहाँ से अ ध्वनि को हटा दिया तो केवल क का उच्चारण करना मुमकिन नहीं है, उसके साथ साथ अ या फिर दूसरा कोई एक स्वर होना जरूरी होता है। परंतु स्वरों का मामला ऐसा नहीं है। स्वरों का हम स्वतंत्रता उच्चारण कर सकते हैं। अ, उ, ए, ओ, ई, कोई भी स्वर लीजिए, इनके लिए हमें दूसरी किसी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अब हमारे स्वरों की जो रचना की गई है, वो रचना भी बहुत वैज्ञानिक आधार पर की गई है। देखिए, ये सारे के सारे स्वर किस तरह से एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के संबंध बनाकर रखते हैं और इसी आधार पर हमारे स्वरों की रचना की गई है हमारे वर्णमाला में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी स्वर रख दिया है, उनको वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या है 13। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है ऐसा माना जाता है। हालांकि और अन्य भी प्रकार के स्वर है, लेकिन हमारे लौकिक संस्कृत में सामान्यतः 13 स्वर माने जाते हैं। अब इसमें और आह इन दोनों को नहीं मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर है ही नहीं। ये स्वरों के साथ रहते हैं लेकिन स्वर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारे घर में कोई पालतू जानवर हो, वो रहता तो हमारे साथ है लेकिन हमारे घर का अधिकृत सदस्य नहीं माना जाता है। तो और आह है कौन? ये स्वरादि या फिर स्वराश्रित कहे जाते हैं, स्वरों पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए स्वरों के साथ गिने जाते हैं लेकिन स्वर नहीं है। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे स्वर दिखते तो ऐसे, लेकिन इनकी अलग अलग मात्राएं होती है जब ये किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं। अब इन मात्राओं का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है और इसमें विशेष तौर पर ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का ख्याल रखना पड़ता है। स्वरों का ह्रस्व दीर्घत्व बहुत जरूरी है। देखिए, अ ई ऋ और ई ये मूल स्वर ह्रस्व है और बाकी सारे जितने भी स्वर है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये स्वरों का ह्रस्व दीर्घत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है, देखते हैं। देखिए, वीर ये एक शब्द है और जब इसमें व के साथ जो मात्रा लगी है ई की, वो दीर्घ मात्रा है। जब मैं इसका दीर्घ उच्चारण करता हूँ वीर, तभी जाकर इसके अंदर वीरता, शूरता, बहादुरी की भावना झलकती है। अगर मैंने इसमें जो व के साथ ई है इसका ह्रस्व उच्चारण किया वीर, तो इसमें वो बहादुरी की झलक नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार से मूर्ख, जब मैं कहूंगा मूर्ख, इसके म का उकार देखिए दीर्घ उकार है। मूर्ख ऐसा कहूंगा तभी मूर्खत्व दिखेगा, नहीं तो मूर्ख इसमें वो भावना नहीं है। क्या सिर्फ भावना के लिए हमें इसको पढ़ना है? नहीं, इससे मतलब भी बदलते हैं शब्दों के। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द देखिए दिन, इसका मतलब है दिवस, लेकिन जब मैं कहूंगा दीन तो इसका मतलब होता है गरीब। और जब तक मैं द का जो ई है उसका दीर्घ उच्चारण नहीं करूंगा दीन, तब तक इसमें वो गरीबी नहीं झलकेंगी। हमें और मात्राओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि देव, इसमें एक ही मात्रा है तो इसका मतलब है ईश्वर भगवान, लेकिन मैं कहूंगा दैव तो इसका मतलब होता है नसीब। तो हमें मात्राओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसका भी अभ्यास हमें करना होता है। अब देखिए, स्वरों के उच्चारण स्थान, हर एक स्वर के अलग अलग स्वर होते हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कि कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, और कुछ कुछ स्वरों के मिश्र वर्ण उच्चारण स्थान भी होते हैं, जैसे कि कंठ तालु और कंठोष्ठम। अब इनका भी हमें अभ्यास में स्थान देना पड़ेगा। इनका भी हमें आगे व्याकरण की प्रक्रिया में ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि आ इनका उच्चारण स्थान एक है, ई उ ऋ इन सभी के उच्चारण स्थान समान समान है और इनको सजातीय स्वर कहे जाते हैं या फिर सवर्ण भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक है उनको सवर्ण स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वर के उच्चारण स्थान भी देख लिए हैं। अब इनका विस्तार से अभ्यास हम केवल उच्चारण स्थान पर एक अलग स्वतंत्र भाग में करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने स्वरों का प्राथमिक ज्ञान लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बताई बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि कोई समस्या हो, परेशानी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।